नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र व्यास। स्वागत है आपका विजडम बिलो द यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपन ऊष्मा के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने ऊष्मा पढ़ना शुरू कर दिया था और मैंने एक आपको न्यूमेरिकल दिया था। दोस्तों, क्या न्यूमेरिकल दिया था? 50 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री रेगाइन, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री ड्यूमर और डिग्री केल्विन में बदल लिए। मैंने दोस्तों आपको एक यूनिवर्सल फॉर्मूला लिखाया था कि कोई सा भी किसी भी डिग्री में चेंज करना हो तो आप उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कौन सा है दोस्तों फॉर्मूला? डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री केल्विन माइनस 273 अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू डिग्री र्यूमर अपॉन 4 इज इक्वल टू डिग्री रेकाइन माइनस 492 अपॉन 9। ये फॉर्मूला ऐसा है दोस्तों, इससे आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को बहुत सारे 2-3 मैसेज आए कि सर आप ये न्यूमेरिकल आप करके बता दो, फिर सारे के सारे हम कर लेंगे। दोस्तों बहुत आसान है। जैसे 50 डिग्री सेंटीग्रेड को मुझे सबसे पहले रेकाइन में बदलना है, तो सेंटीग्रेड और रेकाइन वाले की तुलना करना है। रेकाइन वाला ये है, इन दोनों को तुलना करा। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री रेकाइन माइनस 492 अपॉन 9 लिख रखा है दोस्तों। अब सेंटीग्रेड वाले की वैल्यू पुट करना है दोस्तों, तो क्या वैल्यू है ये? यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 50 अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री रेकाइन माइनस 492। यहाँ ध्यान रखना है दोस्तों, डिग्री रेकाइन के अंदर आर लगता है और र्यूमर के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिग्री आर लगता है। अपॉन 9 है दोस्तों। 50 के अंदर 5 का भाग देंगे, 10 बार कटेगा, ये 10 बार। आगे कितना आ रहा है दोस्तों? 10 आ गया। 10 को 9 को इधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर भाग में है तो 10 इंटू 9। और इधर क्या बचा दोस्तों? डिग्री आर ए माइनस 492, ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। या इसको अभी ऐसा कैसा लिख देता हूँ, डिग्री आर ए माइनस 492। 10 इंटू 9 कितने होते हैं दोस्तों? 90 होते हैं। और ये प्लस माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 492 इज इक्वल टू डिग्री आर ए। दोस्तों ये डिग्री आर ए बस ये जोड़ेंगे अपन, अपने पास वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी दोस्तों? 582 डिग्री, 582 डिग्री रेकाइन। ये अपने पास आर ए की वैल्यू है। आर ए इज इक्वल टू 482 डिग्री, आर ए आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन अपने को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। फ़ारेनहाइट वालों की तुलना कर लो। ये सेंटीग्रेड वाला है, फ़ारेनहाइट वाला ये है। ये वैल्यू रखी डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। वो वैसे के वैसे वैल्यू रखी 50 अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। वैल्यू पुट करा, क्या आया? 10 इंटू 9, 10 इंटू 9 इज इक्वल टू कितना है ये? डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। माइनस 32 को भी इधर भेजेंगे तो 10 इंटू 9 90 हो गए। 90 प्लस 32 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हमारे पास आंसर कितना है दोस्तों? 90 प्लस 32 कितने होते हैं? 90 प्लस 32 122, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। आंसर आ गया। थर्ड वाला क्या कह रहा है? ये थर्ड वाला क्या कह रहा है? इसको र्यूमर में चेंज करो। र्यूमर में क्या देते हैं? र्यूमर वाले की तुलना करो। डिग्री सेंटीग्रेड और र्यूमर कहाँ है? ये तो डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री र्यूमर अपॉन 4। वैल्यू पुट करी, क्या आया? 50 अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री र्यूमर अपॉन 4। 10 इंटू 4 बराबर डिग्री र्यूमर। आंसर कितना है दोस्तों? 40 डिग्री र्यूमर। ये आंसर आ गया अपने पास, 40 डिग्री र्यूमर। लास्ट और कौन सा क्वेश्चन करना है? किस में परिवर्तित करना है? केल्विन में करना है। केल्विन केल्विन की तुलना कर लो। ये सेंटीग्रेड, ये केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री केल्विन माइनस 273 अपॉन 5। क्या करा? 50 वैल्यू रखा, 50 अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री केल्विन माइनस 273 अपॉन 5। ये लो
बस आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आंसर आ गया 323 डिग्री केल्विन। ये आंसर इतना सरल है। अब इसी प्रकार से अलग न्यूमेरिकल कीजिए, और अगर आपके पास क्वेश्चन शीट नहीं हो तो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, उसके ऊपर मैसेज कीजिए, आपको क्वेश्चन शीट मिल जाएगी। अब दोस्तों इसके अंदर आगे पढ़ना है अपने को कि जब किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है, ठोस को ऊष्मा दे रहे हैं, ठोस को ऊष्मा दी तो वह द्रव में बदल दिया जाए, द्रव को ऊष्मा दी तो वह गैस में बदल जाएगा। अब है क्या, जब किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है तो उसका ताप बढ़ता है, या दो अलग अलग तापमान वाले वस्तुओं को पास में रखा जाए तो ऊष्मा का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों का ताप समान न हो जाए। उसे अपन ने कहा था दोस्तों, क्या कहा था, तापीय साम्यावस्था। तो वस्तु का ये ऊष्मा दे रहे हैं अपन, ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा को स्थानांतरण कर रहे हैं, यहाँ से ऊष्मा यहाँ दे रहे हैं, तो वस्तु का या ऊष्मा का स्थानांतरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा का स्थानांतरण, नया शब्द आया दोस्तों, स्थानांतरण। अपन ने ये कहा एक को ये ज़्यादा गर्म वस्तु है, दूसरी को ये कम गर्म वस्तु है, दोनों को पास में रखा तो ऊष्मा क्या है, अधिक गर्म वस्तु से कम गर्म वाली वस्तु की तरफ स्थानांतरित होगी, और तब तक होगा जब तक दोनों वस्तु का ताप समान न हो जाए। तो ये यहाँ से ताप या ऊष्मा यहाँ जा रहा है, इसे ऊष्मा का स्थानांतरण कहा जाता है, या ऊष्मा का प्रवाह भी कह सकते हैं दोस्तों, इसको प्रवाह भी कहा जा सकता है। प्रवाह, ऊष्मा का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाना प्रवाह कहलाता है। ये कितने प्रकार से हो सकता है, ये दोस्तों मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला कौन सा, चालन विधि के द्वारा, चालन विधि के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किया जा सकता है, जिसको इंग्लिश में कंडक्शन कहा जाता है। ये क्या है, इसको मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाना चाहूंगा दोस्तों। यदि अपन ने बर्नर ऑन किया है, ये बर्नर ऑन किया है, इसके ऊपर ने बर्नर को ऑन किया, ये ऑन किया अपने, और यहाँ पे एक धातु की या लोहे की कोई छड़ ली, या अपन ये कह सकते हैं कि दूध गर्म कर रहे हैं, दूध गर्म करने वाली को अगर जो चम्मच है उसको हिला रहे हैं, दूध गर्म है, तो वहाँ पे क्या होगा, इसी तरीके से यहाँ पे ये बर्नर के यहाँ पास रख रखा है, ये वाला जो इस रोड का सिरा है, यहाँ पे ऊष्मा जारी है, धीरे 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 अपन देखते हैं कि जो हाथ में पकड़ रखा सिरा होता है वो भी दोस्तों गर्म हो जाता है और अपने हाथ जलने लग जाते हैं। ये चालन द्वारा होता है। होता क्या है, इसको फिजिक्स के तरीके से सोचें तो इसमें क्या होता है, इसमें वस्तु के उच्च ताप वाले कण, वस्तु के उच्च ताप वाले, यहाँ ताप ज़्यादा है, उच्च ताप वाले कण क्या कर रहे हैं, यहाँ डायग्राम से समझिए, उच्च ताप वाले कण जो है इसके पास वाले निम्न ताप वाले कण को ऊष्मा देते हैं, फिर ये इसको ऊष्मा देता है, फिर ये उसको ऊष्मा देता है, फिर ये उसको ऊष्मा देता है। इस तरीके से पूरी की पूरी रोड गर्म हो जाती है, पूरी की पूरी चम्मच गर्म हो जाती है। और इसमें होता क्या है, कोई भी कण अपने स्थान से नहीं हिलता और पूरी की पूरी ठोस जो है वो गर्म हो जाती है। और इसके अंदर एक स्पेशल बात ये एक और है दोस्तों कि जो ऊष्मा का प्रवाह है जिसके अंदर माध्यम आ रहा है, माध्यम के सारे कण भी क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। इसको अगर सिस्टमेटिकली बोला जाए तो इसको ऐसे बोलते हैं दोस्तों, इसमें वस्तु के उच्च ताप वाले कण अपने पास निम्न ताप वाले कणों को ऊष्मा देते हैं तथा कोई भी कण अपने स्थान से नहीं हटता। इस प्रकार ऊष्मा का उच्च ताप वाले भाग से निम्न ताप वाले भाग में संचरण हो जाता है। इसको अपन ने समझा है दोस्तों एक छोटे से प्रयोग के द्वारा। और क्या होता है, छड़ गर्म हो जाती है, जिस माध्यम से ऊष्मा का प्रवाह होता है इसमें उसका ताप भी बढ़ जाता है। चालन पदार्थ की सभी अवस्थाओं में संभव है। इस विधि से ऊष्मा का प्रवाह या ऊष्मा का स्थानांतरण जो वस्तु है उसकी सभी अवस्थाओं में, पदार्थ की सभी अवस्थाओं में समान है, संभव है। ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो आता है ठोसों में तथा पारे में अपने ऊष्मीय संचरण चालन द्वारा ही होता है। ठोसों में और पारे में ऊष्मीय संचरण या ऊष्मा का स्थानांतरण चालन द्वारा ही होता है। इसका एक बहुत जनरल क्वेश्चन है जो बहुत फेमस है और आता ही आता है दोस्तों। वो क्या है, वो ये पूछता है ऊष्मीय चालकता का क्रम व्यवस्थित कीजिए कि किसमें ऊष्मीय चालकता का क्रम अधिक होगा। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ऊष्मीय चालकता का क्रम ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, किस विधि में, चालन विधि में। ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, फिर द्रव में होता है, और गैस के अंदर दोस्तों चालन अवस्था कम कार्य करती है। ये एक क्वेश्चन आया था दोस्तों पिछली बार लैब असिस्टेंट वाले पेपर में, और उसमें पूछा गया था चांदी, कॉपर और एल्यूमिनियम को
ऊष्मीय चालकता के क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों कुछ नहीं करना था, इसका ऊष्मीय चालकता इससे ज़्यादा है, इसका ऊष्मीय चालकता इससे ज़्यादा है, ये चालकता का क्रम है दोस्तों, वो इतना सही करना था। उसके बाद दोस्तों अपने पास दूसरा जो मेथड है ऊष्मा के स्थानांतरण का, उसको कहते हैं दोस्तों संवहन। दूसरा है, इसको कहते हैं संवहन। जो मैं बोल रहा हूँ यही आप नोट्स के रूप में तैयार कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसा कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाउट लिखिए, ताकि उसका आंसर आपको 100% मिल जाएगा। या आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं, इनके ऊपर मैसेज करिए, आपको आपका आंसर मिलेगा। संवहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि माध्यम के कणों की सहायता होती है, और माध्यम के कणों की सहायता से क्या होते हैं, माध्यम के कण स्वयं अपनी स्थिति से छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं और ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बर्तन, ये जो पानी का स्टोव है, अपने घर में पानी का स्टोव हो गई, गैस वगैरह बर्नर वगैरह हो गई, यहाँ पे बर्नर चल रहा है दोस्तों, ये बर्नर चल रहा है, और इसके ऊपर आप क्या करते हैं, पानी का एक बर्तन रख दिया, ये पानी का एक बर्तन रख दिया दोस्तों, इसके अंदर पानी है। जब आप पानी गर्म हो तो आप देखना ध्यान से, होता क्या है, यहाँ जो अणु गर्म हो गया है, द्रव का अणु, पानी का अणु, वो क्या कर जाता है, इस सतह को छोड़कर ऊपर आ जाता है, और नीचे वाली सतह का अणु नीचे आ जाता है, फिर वो गर्म होकर फिर ऊपर आता है, फिर ऊपर आता है, फिर ऊपर आता है, ऐसे करते करते पूरा पानी गर्म होता है। इसको आप खुद अगर महसूस करेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में अच्छा आ जाएगा। और यहाँ एक और निष्कर्ष अच्छा निकल कर आ रहा है कि क्या हो रहा है, जैसे ही कोई कण गर्म होता है वो ऊपर चला जाता है, यानी कि कोई भी वायु का कण आ गया, कोई भी आ गया, जैसे ही गर्म होता है हल्का हो जाता है और ऊपर उठता है। तो यहाँ पे एक दो फैक्ट्स हैं। क्या फैक्ट्स हैं इसमें, जो एग्जाम्पल हैं, ये तो आ गया पात्र में जल को गर्म करना, और फैक्ट्स जिसके ऊपर न्यूमेरिकल या क्वेश्चन आते हैं वो है दोस्तों, क्या है, जो पारे के अतिरिक्त सभी द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो संवहन से ही होता है, संवहन से ही होता है। उसके अंदर उसके बाद जो दोस्तों एक और बात जो है वो है कि कमरे के अंदर जो रोशनदान होते हैं वो ऊपर लगाए जाते हैं, जिससे क्या हो, कमरे की जो गर्म वायु है, जैसे पंखा चलेगा गर्म वायु होगी वो ऊपर उठेगी, ठंडी वायु नीचे आएगी और ऊपर उठेगी, तो उसको बाहर निकलने के लिए रोशनदान मिलेंगे और रोशनदान से गर्म वायु बाहर निकल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका दोस्तों, ये याद रखने की जरूरत है। उसके बाद जो ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन के द्वारा है, ये किसके अंदर होता है दोस्तों, पारे को छोड़ के सभी द्रवों तथा सभी गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण इसी के द्वारा होता है। उसके बाद आता है दोस्तों तीसरा मेथड है विकिरण। विकिरण के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण, ये सभी जानते हैं, विकिरण का नाम लेते हैं आपको प्रकाश किरण 100% माइंड में आएगी। इसमें ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। इसमें क्या होता है, ऊष्मा खुद एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना माध्यम के पहुंच जाती है। जैसे सूर्य की किरणें सीधे ही पृथ्वी पर आ जाती हैं, और इसमें माध्यम अगर बीच में आ भी रहा है तो वह उसका ऊष्मा ग्रहण नहीं करेगा, यदि माध्यम आता भी है तो ऊष्मा नहीं लेता है। अब दोस्तों ये अपना बात हो गया कि ऊष्मा कितने प्रकार से दी जाती है। एक और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, वो होता है समझने की जरूरत है। क्या है, जब किसी ठोस को अपन ऊष्मा देते हैं, ठोस है, इसको अपन ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा देने पे क्या होता है, ऊष्मा देने से इन ठोस के अंदर या किसी भी वस्तु के या किसी भी पदार्थ के अंदर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने पर वह गति करने लगते हैं, गति करने पर उसके क्या होता है, आकार में वृद्धि हो जाती है। आकार में वृद्धि होती है, इसे अपन तापीय या ऊष्मीय प्रसार कहते हैं दोस्तों। तापीय या ऊष्मीय प्रसार कहा जाता है, तापीय या ऊष्मीय प्रसार, ऊष्मीय प्रसार कहा जाता है दोस्तों। अब ये होता क्या, ऊष्मीय प्रसार अपने दिमाग में नया वर्ड आ गया है। जब किसी वस्तु को ताप दिया जाता है तो उसके आकार में वृद्धि होती है, इसे तापीय या ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। अब ये कितने प्रकार का होता है, ये मुख्यतः दोस्तों 3 प्रकार का होता है। क्या, यदि वस्तु की लंबाई में परिवर्तन हो जाए, यदि वस्तु की लंबाई में परिवर्तन हो जाए तो इसको रेखीय प्रसार कहते हैं। पहला, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन को दोस्तों क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार।
रेखीय प्रसार, रेखीय प्रसार, ये ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा दोस्तों, यदि वस्तु के क्षेत्रफल में परिवर्तन हो, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो तो उसको क्षेत्रीय प्रसार कहा जाता है दोस्तों, क्षेत्रीय प्रसार। इसका एग्जाम्पल अपने दैनिक जीवन में बहुत सारा है, क्षेत्रीय प्रसार। तीसरा दोस्तों, यदि उसके आयतन में परिवर्तन हो जाए, आयतन में, तो उसको आयतनीय प्रसार कहा जाता है। आयतन में परिवर्तन हो तो उसे आयतनीय प्रसार कहा जाता है दोस्तों, आयतनीय प्रसार, आयतनीय प्रसार। इसके एग्जाम्पल क्या है? दैनिक जीवन में बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल है दोस्तों। कुछ एग्जाम्पल जैसे मैं बताता हूँ। रेल की पटरियों के बीच जो खाली स्थान छोड़ा जाता है वो इसीलिए प्रसार की वजह से ही जोड़ा जाता है, ताकि क्यों? ताकि गर्मी पड़े और गर्मी के दिनों में इनका प्रसार हो, इनकी लंबाई बढ़े। लंबाई बढ़ने से क्या होगा? ये रेल की पटरियाँ मुड़ जाएगी, मुड़ जाएगी। इसीलिए रेल की पटरियों के बीच में खाली स्थान छोड़ा जाता है, जैसे गर्मी के दिनों में गर्मी पड़े, उष्मा ग्रहण करे, इनका प्रसार हो, लेकिन ये मुड़े नहीं। उसके बाद एक, चलो ये तो रेल की पटरियों पे देखने कौन जाए, लेकिन गर्मी के दिनों में जब बिजली और टेलीफोन के जो तार होते हैं उनको जो बांधा जाता है, गर्मी के दिनों में उनको ढीला बांधा जाता है। गर्मी के दिनों में ढीला बांधा जाता है, ताकि होता क्या है, सर्दी के दिन आएंगे और उष्मा उनसे उत्सर्जित होगी, उष्मा ग्रहण नहीं करेगी, उष्मा उत्सर्जित होगी और उनका संकुचन होगा, तो क्या होगा? तारों में अतिरिक्त खींचाव आ जाएगा और तार टूट जाएंगे। ये इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि सर्दियों के अंदर जब तारों को बांधा जा रहा है तो उसको खींच के बांधा जाता है, ताकि जैसे गर्मी के दिन आए उष्मा ग्रहण करें और उनका जो है प्रसार हो और वो ज़्यादा ढीले ना हो। इस तरीके से ये ध्यान में। एक बात और इम्पोर्टेंट है दोस्तों इनके उदाहरण में, ये दो उदाहरण तो आपने ध्यान रखना ही है। एक एग्जाम्पल है, तापमापियों की जो रचना की जाती है द्रवों या गैसों के ऊष्मीय गुण के आधार पर ही की जाती है। तापमापियों की जो रचना की जाती है इनके ऊष्मीय प्रसार के गुण पर आधारित ही होती है। ये बहुत जरूरी है ध्यान रखने के लिए। ऊष्मीय प्रसार का क्रम पूछा जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टील है, स्टील का ऊष्मीय प्रसार दोस्तों तांबे से कम होता है, तांबे से कम होता है। और तांबा का जो ऊष्मीय प्रसार है वो दोस्तों पीतल से कम होता है, पीतल से कम होता है। और पीतल का जो ऊष्मीय प्रसार है वो दोस्तों एल्यूमिनियम से कम होता है। एल्यूमिनियम का ऊष्मीय प्रसार सबसे ज़्यादा होता है। एल्यूमिनियम के ही तार होते हैं जो खंभों पे बांधे जाते हैं दोस्तों। एक इसमें स्पेशल बात क्या है, जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, यूनिवर्सल है, कोई भी पढ़ा रहा है ये चीज़ बताएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम व आयतन न्यूनतम हो जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लिख लीजिए दोस्तों, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है व आयतन न्यूनतम हो जाता है। घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है दोस्तों। घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। पूछ क्या रहा है ये, जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल का ताप कर दिया जाए तो उसका घनत्व क्या होता है दोस्तों? अधिकतम हो जाता है, उसका आयतन न्यूनतम। ऑब्वियसली ये सामने समझ में आ रहा है, आयतन कम होगा, घनत्व बढ़ जाएगा। इसी के कारण, इसी लॉजिक के कारण 4 डिग्री सेंटीग्रेड के कारण ही घनत्व बढ़ने और आयतन के कम होने के कारण जो ठंडे प्रदेश हैं अपने राजस्थान के अंदर, जैसे माउंट आबू है, वहाँ की एकमात्र झील जो जम जाती है दोस्तों, नक्की झील जम जाती है। वहाँ ऊपरी सतह पे तो जम जाती है, लेकिन उसके अंदर पानी द्रव अवस्था में ही रहता है, जिससे उसके अंदर के सारे जीव जीवित रहते हैं। ये उसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व बढ़ने और आयतन कम होने के कारण होता है। अब 2-3 गुणांक है दोस्तों, वो समझ लेते हैं। 2-3 गुणांक है दोस्तों, कैसे? यदि किसी ठोस के दोस्तों ठोस के ताप में डेल टी वृद्धि की जाए, ताप में डेल टी वृद्धि कर रहे हैं और उसकी लंबाई में परिवर्तन डेल एल हो जाए, तो प्रति एकांक लंबाई में परिवर्तन कैसे लिखा जा सकता है दोस्तों? डेल एल अपॉन एल। प्रति एकांक लंबाई में परिवर्तन तथा ताप वृद्धि का अनुपात,
वृद्धि, ताप वृद्धि कितना है, डेल टी, ये डेल टी एक बार और लिख देता हूँ, डेल टी का अनुपात रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट बात है, रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों, और इसको इस तरीके से लिखा जाता है 1/L डेल एल अपॉन डेल टी। ये कैसे लिखा है दोस्तों, इसको, ये अपने पास रिक्वायर्ड आंसर आया था, ये प्रति एकांक लंबाई डेल एल अपॉन एल, ये डेल एल अपॉन एल, और इसको किसके अनुपात के साथ लिखा जा रहा था, डेल टी इजिकल टू क्या था, अल्फा। इसी को अपन ने ऐसे लिखा है दोस्तों। ये अपना किसका है, रेखीय प्रसार गुणांक का सूत्र है, और जिसमें लंबाई में परिवर्तन, लंबाई और ताप में परिवर्तन की वैल्यू लिखेंगे अपने पास, रेखीय प्रसार गुणांक का माना जाएगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। इसी प्रकार से क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है, क्षेत्र ताप में वृद्धि डेल टी की जाए, लिख लीजिए आप, ताप में वृद्धि डेल टी की जाए, उसकी क्षेत्रफल में वृद्धि डेल एल हो, डेल ए हो, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल डेल ए अपॉन एल होगा, डेल ए अपॉन ए, तथा परम ताप में वृद्धि डेल ए का अनुपात क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाता है। उसको बीटा से प्रदर्शित किया जाता है, उसका फॉर्मूला होगा 1/A डेल ए अपॉन डेल टी। इसके भी ठीक उसी प्रकार न्यूमेरिकल आएंगे कि ताप में परिवर्तन दे रखा है, क्षेत्रफल में परिवर्तन दे रखा है, और क्षेत्रफल दे रखा है, तो उसका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक ज्ञात किया जा सकता है। इसी तरीके से दोस्तों आयतन प्रसार गुणांक को गामा से प्रदर्शित किया जाता है, और उसका फॉर्मूला होता है 1/V डेल वी अपॉन डेल टी। ये तीनों के तीनों प्रसार गुणांक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इन सभी का जो मात्रक है, प्रसार गुणांकों का मात्रक केल्विन इनवर्स होता है, केल्विन इनवर्स। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, केल्विन इनवर्स, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। प्रसार गुणांकों का मात्रक ये होता है दोस्तों। समझ में आया, पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कोई सा भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको आपका आंसर मिलेगा, आपको सेटिस्फाई किया जाएगा। और दोस्तों ये 100% गारंटी है कि आप अगर पूरे के पूरे सारे के सारे वीडियो देखते हैं तो 100% आपको साइंस में पूरे के पूरे स्कोर मिलेंगे, पूरे में से पूरे मार्क्स जरूर मिलेंगे रीट के अंदर। अभी इस YouTube चैनल पर, विजडम बिलो द यूट्यूब चैनल के ऊपर केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स की क्लासें भी होगी, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके सारी क्लासें देख सकते हैं दोस्तों। अभी अपना गति और बल का पूरा हो गया है, अभी ऊष्मा का हो गया है, अब अपन पढ़ेंगे दोस्तों प्रकाश के बारे में। धन्यवाद।